हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम नदी के कार्य और उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन अपनी क्लास में करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं हम रिवर टोपोग्राफी अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जो हमारी नदी है, नदी जब चलती है तो वो कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और ये स्थलाकृतियां किस तरह से निर्मित होती है? कुछ इनमें जो स्थलाकृतियां होती हैं वो नदी द्वारा, क्योंकि जब नदी चलती है तो इसका वेग बहुत तीव्र होता है, तो ये अपने आसपास के किनारों का या तली का जो है अपरदन करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। और लास्ट में जब इसकी जो है जीर्णावस्था आती है तो ये जो निक्षेपित पदार्थ है उसका निक्षेपण करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और इसके अगर आप देखोगे तो निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का यहाँ पे निर्माण होता है। देखिए, जब नदी है ना, नदी जब चलती है तो उसका वेग बहुत तीव्र होता है। और नदी का जितना वेग तीव्र होता है उसकी अपरदन शक्ति जो है उतनी ही तीव्र होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि वेग को अगर दुगना कर दिया जाए ना तो अपरदन शक्ति जो है वो 4 गुना हो जाती है। अगर आप यहाँ पे निक्षेपित पदार्थों को देखते हो तो यहाँ पे जो निक्षेपित पदार्थ है उसमें भी जो है, जब आप देखते हो तो जो बिल्कुल नदी का जो मुहाना है उधर की तरफ जो है महीन कण होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे जो है कुछ जो है बड़े कण यहाँ पे जो है निक्षेपित हो जाते हैं। तो बड़े से छोटे कण के क्रम में अगर आपका लगाना आ जाए तो सबसे बड़ा कण जो यहाँ पे होता है वो होता है बोल्डर, फिर कॉबुल होता है, फिर पैबुल होता है। और इन सबको मिलाकर बोल्डर, कैबुल और पैबुल, इन सबको मिलाकर जो है उसको कहते हैं हम ग्रेवेल। और इसके बाद आता है ग्रेनुल। ठीक है, बोल्डर, कॉबुल, पैबुल, ग्रेनुल, और ग्रेनुल के बाद आता है बालू, सिस्ट, चीका, चूना, और फिर लास्ट में हमारा आ जाता है पंख। ठीक है, तो ये इनका क्रम है बड़े से बड़े कणों से छोटे कणों की तरफ। बोल्डर, कॉबुल, पैबुल, ग्रेनुल, बालू सिस्ट, चीका, चूना, और फिर हमारा आ जाता है पंख। अब देखिए यहाँ पे एक जो है यहाँ पे ज्योग्राफर रहे हैं गिलबर्ट ने भी अपरदन से संबंधित अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें इनका जो सिद्धांत है उसको छठी शक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये जो छठी शक्ति सिद्धांत है इसमें एक आ गया कि अगर नदी का वेग जो है उसको 2 गुना कर दिया जाता है, जो नदी अपरदन की क्षमता है वो 64 गुना हो जाती है, जिसको इन्होंने कहा नदी शक्ति या नदी का जो छठी शक्ति सिद्धांत है। ठीक है, अगर पूछा जाए छठी शक्ति सिद्धांत किसने दिया तो गिलबर्ट महोदय ने दिया। अब बात कर लेते हैं कि नदी अपना कार्य किस तरह से करती है। जो नदी है, नदी अपना जो अपरदन कार्य है वो 3 प्रकार से करती है। पहला प्रक्रिया होती है घोलीकरण की, दूसरी होती है अपघर्षण की, और तीसरी होती है सन्निघर्षण की। तो देखिए, जो घोलीकरण है मतलब जो नदी है, नदी के किनारों पर जो यहाँ पे मिट्टी वगैरह है, तो नदी का जब जल आगे की तरफ बढ़ता है तो ये अपने किनारों पे जो है घोलन शक्ति मतलब कार्बोनेशन की क्रिया जो है, घोलीकरण की क्रिया के द्वारा जो आसपास की जो रेत मिट्टी है उसको नदी जल के साथ घोल के जो है आगे की तरफ बढ़ा ले जाती है। दूसरा आता है अपघर्षण मतलब आप देख सकते हो कि ये कोई नदी है, जब ये नदी जा रही है तो नदी के तल में क्योंकि नदी अपने साथ जो है कंकर पत्थर अपरदित पदार्थ लेके चलती है, तो ये अपरदित पदार्थ नदी की जो तली होती है, मतलब जो नदी है, नदी की जो घाटी होती है, इस घाटी में लगातार जो है घर्षण करते रहते हैं, रगड़ खा के चलते रहते हैं और इस नीचे वाली घाटी का जो है अपरदन करते रहते हैं। इसके बाद आता है सन्निघर्षण। तो ये सन्निघर्षण क्या है? देखिए, जब नदी चलती है तो नदी अपने साथ जो है अपरदित पदार्थों को लेके चलती है। उसमें जो कुछ महीन कण होते हैं, कुछ जो है बड़े कण होते हैं। तो जो बड़े कण है, कंकर है, पत्थर है, वो एक दूसरे के साथ टकराते हुए चलेंगे और टकराते हुए चलते हुए ये जो है गोल आकृति में हो जाते हैं, जिसको हम सन्निघर्षण कहते हैं। मतलब जो है जो कण है वो एक दूसरे के जो टुकड़े हैं अपरदित पदार्थों के, वो एक दूसरे से टकराते हुए चलते हैं और एक दूसरे से घिसकर एक दूसरे को जो है गोल आकृति में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से सन्निघर्षण हो जाता है। तो आप देखिए, जो हमारा नदी है, नदी के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती है। मतलब जब नदी है, नदी पर
जो है ये अपर्दन करती हुई चलती है। तो ये अपर्दन इसका पार्श्विक भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है, तो ये किसी तरह का भी अपर्दन जो है वो करती है। तो सबसे पहले अगर आकृतियों में बात करूं तो नदी अपर्दन से बनने वाले स्थलीय आकृतियों में सबसे पहली जो हमारी आकृति बनती है वो होती है वी शेप वैली। वी शेप वैली मतलब इंग्लिश में जो वी लिखा जाता है ना, उस वी की तरह से एक आकृति का निर्माण होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जब हमारी कोई नदी है यहाँ से मूव कर रही है, तो यहाँ से जब जाती है तो इनकी जो तली है, इस तली में लगातार अपर्दन करती है। और जो इंग्लिश का जो वर्ड है, लेटर है, कैपिटल लेटर वी, तो वी की तरह की आकृति यहाँ पे बनती है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पार्श्विक अपर्दन बहुत कम होता है, जबकि जो यहाँ पे तली है, जो नदी है, नदी की तली में जो अपर्दन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो ढाल है एकदम से तीव्र मतलब खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो ये है हमारी वी शेप वैली। इसके बाद जो दूसरी आकृति आती है ये आती है गोर्ज की। देखिए अभी हमने देखा वी शेप वैली। जब ये वी शेप वैली में पार्श्विक अपर्दन तो नहीं होता है, बट इसका जो तली है, इस तली में लगातार अपर्दन होता रहता है। और यहाँ पे ये जो इसकी गहराई है वो निरंतर बढ़ती रहती है। और इस तरह से बढ़ी हुई आकृति या वी शेप वैली का जब घाटी की तरफ ज्यादा विस्तार हो जाता है तब हमारा जो है वो गोर्ज बनता है। ठीक है, अब देखिए इसी गोर्ज से बनता है कैनियन। जब यहाँ पे लगातार अपर्दन नीचे की तरफ, घाटी की तरफ जो है अपर्दन लगातार रहे, मतलब यहाँ पे देखोगे पार्श्विक अपर्दन नहीं होता है। अब ये वी शेप वैली से ही बनता है गोर्ज और कैनियन। वी शेप वैली का विस्तृत रूप गोर्ज, गोर्ज का विस्तृत रूप कैनियन। अब यहाँ पे जो कैनियन है ना, ये हमारा जो इंग्लिश का एक अक्षर है आई, तो इस तरह की एक शेप ले लेता है। तो ये जो है आई की तरह एक शेप ले लेता है। तो इस तरह की जो शेप है उसको बोलते हैं कैनियन। मतलब जो हमारी वी शेप वैली है, वी शेप वैली का जब विस्तार होता है तो गोर्ज बनता है। और जब गोर्ज का भी और अधिक विस्तार हो जाता है, जब वो आई रूप ले लेता है, तो उसको कहते हैं हम कैनियन। ठीक है, तो ये तो बोली है हमारी वी शेप वैली, गोर्ज और कैनियन। अब आ जाते हैं हम वाटरफॉल पर। देखिए वाटरफॉल भी दो तरह से बनता है। दो तरह से कैसे बनेगा? जब हमारी जो चट्टानें हैं वो क्षैतिज रूप में बनी हो, बिछी हुई हो, और या फिर हमारी जो चट्टानें हैं वो पार्श्विक मतलब खड़े रूप में, खड़ी ढाल में जो है निर्मित हो। जलप्रपात दो तरह से बनता है। पहला देखिए, जब चट्टानें जो है वो क्षैतिज रूप से एक दूसरे से, कैसे, एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से बिछी हुई है। तो इसमें एक जो चट्टान है वो सॉफ्ट है और दूसरी जो चट्टान है वो कठोर चट्टान है। मतलब यहाँ पे सॉफ्ट रॉक होगी, ये जो है सॉरी ये हमारी हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे जो है ये हार्ड रॉक है और इधर जो है हमारी सॉफ्ट रॉक हो गई है। तो हमें पता है कि जो सॉफ्ट रॉक है, जो हमारी कोमल चट्टान है, उसका अपर्दन बहुत तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पे जो हमारी सॉफ्ट रॉक है उसका अपर्दन बहुत तीव्र गति से हो जाता है। लेकिन हार्ड रॉक जो है, जो हमारी कठोर चट्टान है, इसका अपर्दन बहुत कम होता है। और यहाँ से लगातार जो हमारी नदी है, नदी बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है। तो इस तरह से जो है एक जो है वाटरफॉल का इस तरह की एक आकृति का निर्माण होता है। और इसी आकृति को क्या कहते हैं हम? वाटरफॉल कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जब हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक जो है क्षैतिज रूप से बिछी हुई होती है तो भी आपका जलप्रपात का निर्माण होता है। और इसके अगर आप देखते हो तो जलप्रपात, जब ये जो चट्टानें हैं ये ऐसे क्षैतिज ना होकर ऐसे खड़ी हो, तो इसमें भी आप देखोगे हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक। तो हमें पता है जो हमारी सॉफ्ट रॉक है इसका अपर्दन बहुत तीव्र गति से होता है। तो यहाँ से नदी आते हुए इस सॉफ्ट रॉक का जो है वो अपर्दन कर देती है और यहाँ पे कुछ इस तरह की आकृति निर्मित होती है और पानी जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ पे भी हमारा जलप्रपात का निर्माण होता है। अब ये जो जलप्रपात है, इसी जलप्रपात से हमारी यहाँ पे दूसरी आकृति बनती है, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है प्लंग पूल। प्लंग पूल मीन्स जो हमारी जल कुंड है। तो देखिए हमने यहाँ पे जलप्रपात देखा, इस जलप्रपात में यहाँ से जब पानी नीचे की तरफ आता है, ठीक है,
तो लगातार यहाँ से पानी नीचे की तरफ पड़ेगा, तो नीचे की जो चट्टान है यहाँ का कटाव हो जाएगा और यहाँ पे एक छोटी सी झील का निर्माण हो जाएगा, मतलब एक छोटी सी लेक यहाँ पे बन जाएगी लगातार यहाँ पे अपर्दन होने से। तो ये जो यहाँ पे जल का जमाव हुआ है, छोटी सी झील बनी है, इसी को बोलते हैं जल कुंड। तो ये हमारी है जल कुंड। इसके बाद बात करते हैं हम शिल्पिकाओं की। अब ये शिल्पिका कैसे बनती है, किस तरह से यहाँ पे शिल्पिकाओं का निर्माण होता है। अब देखिए हमने बात की थी हार्ड रॉक की, सॉफ्ट रॉक की, तो यहाँ पे भी हमारी कुछ हार्ड रॉक होती हैं, सॉफ्ट रॉक होते हैं, कठोर चट्टानें और कोमल चट्टानें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कोमल कठोर चट्टानें है ना, वो ऐसे तिरछी अवस्था में मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी चट्टानें हैं वो कुछ इस तरह की आकृति में निर्मित होती हैं, तो जिसमें हमारी यहाँ पे होती है हार्ड रॉक, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक, ये फिर से हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, फिर हमारी आ जाती है हार्ड रॉक। तो यहाँ पे हमें पता है हार्ड रॉक का जो अपर्दन होता है बहुत कम होता है, जबकि जो हमारी सॉफ्ट रॉक होती है, जो हमारी कोमल चट्टानें हैं, उनका अपर्दन बहुत कम होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका अपर्दन कम हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हमारी कोमल चट्टानें हैं उनका अपर्दन ज्यादा हो जाएगा। फिर हमारी हार्ड रॉक का जो अपर्दन होता है वो बहुत कम होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो सॉफ्ट रॉक है, इस सॉफ्ट रॉक का अपर्दन बहुत तीव्र गति से होता है, और यहाँ पे जो हार्ड रॉक आती है, इस हार्ड रॉक का जो अपर्दन है वो बहुत कम होता है। तो कुछ इस तरह की आकृति हमारे सामने आती है। तो ये जो आकृति है, और इधर से भी आप इसको ऐसे डाल सकते हो, तो इस तरह की जो आकृति है इसको कहते हैं शिल्पिकाएं, ठीक है। तो रैपिड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो रैपिड्स कैसे बनते हैं, जब जो हमारी कठोर और कोमल चट्टानें जो है वो तिरछी रूप में बिछी हुई होती हैं, तो हमारी कठोर चट्टानों का अपर्दन कम होता है, जबकि जो हमारी सॉफ्ट रॉक होती है, जो कोमल चट्टानें होती हैं, इनका अपर्दन बहुत तीव्र गति से हो जाता है। और यहाँ पे स्ट्रप के रूप में हमें कुछ आकृति दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं शिल्पिका या फिर रैपिड्स, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे जल गर्तिका पर। अब देखिए जब नदी जो है वो चल रही है, नदी की धारा प्रवाहित तो हो रही है। अब हमें पता है कि जब नदी जा रही है तो उसमें कुछ महीन कण होते हैं, कुछ बड़े कण होते हैं। तो वो जो बड़े कण हैं वो नीचे की तरफ रगड़ खाते हुए चलते हैं, ठीक है। जो हमारी ये नदी है, इस नदी में नीचे की तरफ ये हमारी नदी की घाटी है, इस घाटी में लगातार रगड़ खाते हुए चलते हैं। तो नदी घाटी में कुछ कठोर चट्टानें आएंगी, उन चट्टानों से टकराते हुए उसको भी अपने साथ अपर्दित करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे लगातार जो है अपर्दन होता रहता है, और कुछ इस प्रकार से, जैसे ये नदी की तली है, इस तली पर कुछ इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ कोई चट्टान थी, जब यहाँ से जो है नदी का वेग तीव्र हुआ तो यहाँ से जो चट्टान थी वो उखड़ गई। फिर यहाँ पे कोई चट्टान थी, उसका भी वो भी उखड़ गई है, और यहाँ चट्टान थी वो भी उखड़ गई है। तो ये हमारी जो है कुछ इस तरह से छोटे छोटे होल्स का निर्माण होता है। तो इसी को हम बोलते हैं पोर्ट होल्स, या फिर इसको बोलते हैं हम क्या, जल गर्तिका, ठीक है। अब इन्हीं जल गर्तिकाओं से निर्माण होता है अवनमन कुंड का। अब ये जो अवनमन कुंड है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये जल गर्तिकाएं बहुत विस्तृत रूप ले लेती है, मतलब इनका विस्तार जो है लगातार अपर्दन होने से ज्यादा हो जाता है, तो उससे बनता है हमारा अवनमन कुंड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम संप्राय मैदान और इनसेलबर्ग। अभी लास्ट क्लास में मैंने जो हमारी वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने जो हमने डेविस है, डेविस का अपर्दन चक्र पढ़ा था। तो उस डेविस के अपर्दन चक्र में मैंने आपको पेनिप्लेन और इनसेलबर्ग कराया था कि जैसे जैसे नदियां जो है वो लगातार तीव्र गति से प्रवाहित होती रहती है, तो यहाँ पे जो है कुछ एक अपर्दन करती चली जाती है, बीच में छोटी छोटी अवशिष्ट पहाड़ियां रह जाती है, ठीक है। नदी लगातार अपर्दन कर रही है, बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां रह गई, कुछ छोटे छोटे चट्टानें रह गई है। तो ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इन्हीं को जो डेविस महोदय हैं उन्होंने यहाँ पे जो है इनसेलबर्ग की संज्ञा दी थी। तो ये जो अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं, नदी अपर्दन के दौरान बची हुई जो छोटी छोटी अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं, उसको बोलते हैं इनसेलबर्ग।
अब ये जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, इन अवशिष्ट पहाड़ियों का लगातार जो है अपरदन हो जाए और अपरदन होने से एक मैदान, समतल एक मैदान का निर्माण हो जाता है जिसको कहा गया है समप्राय मैदान। अब आ जाते हैं नदी विसर्ग पर। तो किस तरह से बनती है नदी विसर्ग? देखिए, जब नदी लगातार लगातार चलती रहती है, चलती रहेगी, बीच में कोई अवरुद्ध आ जाए या फिर नदी जो है नदी के बीच में कोई पर्वत आ जाए या नदी अपना जो अपरदित सामग्री है उसका निक्षेपण करना शुरू कर दे, तो इस तरह से रिवर मियांडर बनता है। रिवर मियांडर मतलब जो नदी है जैसे सांप बल खाते हुए चलता है ना, लहराते हुए, तो इस तरह से की जो नदी है, नदी की आकृति बनती है। मतलब यहाँ पे देखिए जो हमारी नदी है कुछ इस प्रकार का रूप ले लेती है। तो यहाँ पे जो ये नदी है, नदी लहरदार रूप से प्रवाहित होती है और इसी लहरदार रूप से नदी का प्रवाह होना रिवर मियांडर कहलाता है, नदी विसर्ग कहलाता है। मतलब सांप जैसे चलता है ऐसे बल खाते हुए। तो इस तरह से नदी जो है वो आकृति ले लेती है। अब इसी जो नदी विसर्ग है, इस नदी विसर्ग से ही हमारी दूसरी जो आकृति है वो बनती है गोखुर झील या फिर ऑक्सबाल लेक। अब देखिए यहाँ से ये नदी है, ये नदी जा रही है। अब यहाँ से लगातार, क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ पे जल जो है वो एकत्रित तो हो जाएगा और नदी जो है, ये नदी है, ये नदी सीधी प्रवाहित होने लग जाएगी और इस हिस्से में यहाँ पे जैसे हमारी जो गाय है या हमारी जो गाय है, गाय का खुर की आकृति बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा जो है छोटी सी झील का निर्माण हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जिस प्रकार से जो गाय का खुर है, उस गाय के खुर की आकृति जो है उस तरह की आकृति गोखुर झील कहलाती है। इसमें जो नदी है, नदी होते हुए गति से सीधी जो है प्रवाहित होने लग जाएगी और पीछे की तरफ जो है एक गाय के खुर की आकृति बन जाती है, जिसको गोखुर झील या गोखुर लेक कहा जाता है। ऑक्सबाल लेक मतलब यहाँ पे एक छोटी सी झील का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो थी हमारी अपरदनात्मक आकृतियां, मतलब नदी अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां। अब आ जाते हैं हम नदी निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो नदी जब अपने साथ जो है अपरदित पदार्थ लेके आती है, तो जब वो जीर्णावस्था में, मतलब वो उस नदभार को आगे की तरफ नहीं ले जा पाती है, तो उसका वो निक्षेपण करना शुरू कर देती है, मतलब उसको छोड़ना, बिछाना शुरू कर देती है। तो इस तरह से भी बहुत सारी आकृतियां बनती है। तो यहाँ पे पहली हमारी आकृति है प्राकृतिक तटबंध। मतलब यहाँ पे जो नदी है, ये नदी लगातार प्रवाहित हो रही है। अब ये जो नदी है, ये आगे जो नदभार लाई है, मतलब अपरदित सामग्री लाई है, उसको आगे की तरफ बढ़ाने में असमर्थ हो गई है, मतलब आगे नहीं ले जा सकती। तो ये क्या करती है, ये अपने आसपास जो है इस अपरदित सामग्री का जो है विस्तार करने शुरू कर देगी। और इस तरह से यहाँ पे जो है ना कुछ इस प्रकार से ये जो तट है, ये जो हमारी नदी है, नदी से थोड़ा सा ऊंचे उड़ जाएंगे और ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई बांध है। तो इस तरह से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लीवार्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन। अब देखिए, अब यहाँ पे जो तटबंध है, तटबंध का निर्माण नदी ने कर लिया है। अब जो नदी है, नदी का जो नदभार है वो बहुत क्या हो गया, निक्षेपित करती चली गई है। और जो नदी है, नदी में पानी की मात्रा जो है वो बढ़ गई है। अब बढ़ गई है मात्रा, तो क्या होगा, ये इन किनारों को तोड़ के बाहर की तरफ निकलेगी और ये जो पानी है इन किनारों को तोड़ते हुए इस हिस्से में जो है आके प्रवाहित होने लग जाता है। जब इस हिस्से में प्रवाहित होता है तो इसके आसपास के क्षेत्र में जो है वो बाढ़ की स्थिति हो जाती है और इसी को कहते हैं हम बाढ़ का मैदान। अब देखिए, जो हमारी बहुत सारी नदियां हैं जो बाढ़ लाती हैं और जिसको जो है उस जगह का शोक कहते हैं, जैसे बिहार का शोक है, कोसी नदी है, पश्चिम बंगाल का शोक है, दामोदर नदी है, हांगो नदी है, चीन का शोक है। तो इस तरह की जो हमारी आकृतियां हैं वो निर्मित होती है। अब आ जाते हैं हम गुम्फित नदी। अब देखिए, गुम्फित नदी क्या होगा, जैसे अब हमारी जो नदी है ना, यहाँ से हमारी जो नदी है वो लगातार प्रवाहित हो रही है और जब यहाँ पे इस हिस्से में ये अपरदित सामग्री को जो है निक्षेपित करती रहेगी, तो निक्षेपित करती रहेगी, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सामग्री का निक्षेपण कर दिया और इस तरह से निक्षेपण कर दिया और जो नदियां है ना वो छोटी छोटी अवनालिकाओं के रूप में प्रवाहित होने लग जाएंगी। मतलब नदी जो है कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होने लग जाएगी।
अवनालिकाओं के रूप में जो नदी का प्रवाह हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं गुम्फित नदी या फिर ब्रेडेड स्ट्रीम। ठीक है, अब आ जाते हैं जलोढ़ पंख पर। अब देखिए जो जलोढ़ पंख है, जब नदी है, नदी अपने नदभार को आगे की तरफ ले जाने में असमर्थ होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये नदी उसका निक्षेपण शुरू कर देती है। जब निक्षेपण एक पंख के रूप में करती है, मतलब जो है इसका विस्तार कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से ये जो है नदभार का जो है विस्तार कर देती है या निक्षेपित कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। और ये जो जलोढ़ पंख है, इसका जो ढाल होता है ना, वो मंद होता है। देखिए जो हमारा जलोढ़ पंख है और जलोढ़ शंकु है, ये लगभग एक तरह की सी आकृति देखने में प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ पे जो जलोढ़ पंख है, इसका ढाल मंद होता है, जबकि जलोढ़ शंकु का जो ढाल होता है वो एकदम से खड़ा होता है। ये इन दोनों में अंतर होता है। अब आ जाते हैं हम पीडमाड़ मैदान। अब देखिए जब नदी है, नदी पर्वतों से जब नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, तो वहां पे आपका बांगर और खादर, ये दो तरह के शिलाकृतियों का जो है विस्तार हो जाएगा, और यही जो क्षेत्र है ये हमारा कहलाता है पीडमाड़ मैदान। इस पीडमाड़ मैदान का नाम ना दे करके यहाँ पे गिरिपाद मैदान भी हो सकता है। मतलब जो गिरी मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ का जो एकदम से फुट एरिया है, मतलब ये कोई पहाड़ है, इस पहाड़ का ये वाला जो हिस्सा है, इसी को बोलते हैं हम गिरिपाद मैदान। ठीक है, क्योंकि यहाँ से नदी आई, यहाँ से अपरदित करते वही सामग्री लेके आई और यहाँ से आगे की तरफ प्रवाहित हो गई है। तो ये जो आकृति है, यहाँ पे जो हमारा जो मैदान निर्मित होता है, उसी को बोलते हैं पीडमाड़ मैदान या फिर गिरिपाद मैदान। मतलब जो हमारी पहाड़ी है, पहाड़ी के पैरों वाला स्थान। ठीक है, अब देखिए भांबर और तराई। अब भांबर देखिए, जब नदी पहाड़ों से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, तो अपने साथ कुछ अपरदित सामग्री लेके आएगी, तो उनका निक्षेपण कुछ बड़े बड़े कण, क्योंकि कण तो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े कंकर है, पत्थर है, वो आगे की तरफ प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ से नदी आई, इनके नीचे से जाके यहाँ पे प्रवाहित होने लग जाएगी, और नदी जो है वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, मतलब आप ये कह सकते हो कि लुप्त हो जाएगी। तो ये जो लुप्त आकृति है, नदी यहाँ पे लुप्त होती है, इसी को बोलते हैं भांगर। और तराई जब यहाँ पे इन कंकर पत्थरों से जो नदी है वो बाहर की तरफ निकलती है, मतलब लुप्त प्राय नदी जो है वो जब सामने आ जाती है या दिखने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं हम तराई। ठीक है, पहले पीडमाड़ मैदान, फिर हमारा आता है भांबर, फिर आता है तराई। ठीक है, जहां पे पर्वतों से नीचे उतरेगी पीडमाड़ के आगे यहाँ पे जो है इन दोनों का विस्तृत रूप पीडमाड़ है, और फिर भांबर मतलब जो अपरदित पदार्थ है, वो बड़े बड़े पत्थर कंकर होते हैं, उनके नीचे से नदी प्रवाहित होती है, मतलब यहाँ पे नदी लुप्त हो जाती है, जिसको कहते हैं भांबर। और जब नदी दिखाई देने लग जाएगी तो उसको तराई प्रदेश कहेंगे। अब आ जाते हैं हम तराई प्रदेश के बाद डेल्टा। अब देखिए जो डेल्टा है, ये डेल्टा जब नदी नदभार को बहुत आगे की तरफ प्रवाहित नहीं कर पाती है, या फिर नदी मुहाने पे जब पहुंच जाती है, नदभार आगे ले जाने की क्षमता जो है वो बिल्कुल ही ना के बराबर रह जाती है, तो नदी जो है मुहाने पर अपनी जो अपर्दनात्मक जो यहाँ पे सामग्री लाई है, अपर्दन से जो हमारे कंकर पत्थर मिट्टी लाई है, उसका निक्षेपण कर देगी। और जब इसका निक्षेपण होता है ना, तो उसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, अब ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा भी कई प्रकार का होता है, मतलब ये जो है नदी मुहाने पर होता है। तो डेल्टा कई प्रकार का होता है, उसमें मैंने कुछ यहाँ पे दिए हैं। तो पहला आता है धनुषाकार, मतलब जो हमारा धनुष की एक आकृति लिए हुए होता है। ठीक है, तो इस तरह की आकृति यहाँ पे जो है वो निर्मित हो जाएगी। तो जैसे धनुष होता है ना, उस धनुष की या फिर आप कह सकते हो चापाकार, इस धनुषाकार डेल्टा को चापाकार डेल्टा भी कहते हैं। तो इसकी जो आकृति है वो एक धनुष होता है या चापाकार आकृति जो है यहाँ पे इस डेल्टा की बनती है। तो इस तरह के डेल्टा में जो मध्य भाग है वहां पे सर्वाधिक, और जो किनारों वाला भाग है उसका विस्तार बहुत कम होता है। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस हिस्से का जो विस्तार है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये जो किनारे हैं लगातार इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो किनारे हैं, इन किनारों का विस्तार बहुत कम हो पाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस तरह की कौन कौन सी नदियां जो है हमारी धनुषाकार डेल्टा बनाती है, तो हमारी गंगा नदी,
नील नदी और नाइजर नदी जो है धनुषाकार या फिर चापाकार डेल्टा बनाती है। दूसरा आता है हमारा पंजाकार। जब नदी जो है नदभार आगे की तरफ नहीं ले जा पाती है, जो पक्षी का पंजा होता है उस पक्षी के पंजे के रूप में जो अपना अपरदित सामग्री है उसका निक्षेपण करती है, तो उसको बोलते हैं हम पंजाकार डेल्टा। तो पंजाकार डेल्टा जो है विश्व की जो प्रसिद्ध नदी है मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी जो हमारे मिसिसिपी मिसौरी है जो हमारे अमेरिका में है, यूएसए में, ठीक है। तो ये जो हमारी नदी है वो पंखाकार डेल्टा या पंजाकार डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट आता है जवाहरनद मुख। अब जवाहरनद मुख डेल्टा जो है हमारी एस्चुरी मतलब देखिए यहाँ पे सागर है, यहाँ से कोई नदी आई, जब ये नदी जो है आगे की तरफ बढ़ती है, सागर ये जो है यहाँ पे सागर है, सागर की लहरें आगे की तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ से जो अपरदित सामग्री है उसको लगातार पीछे की तरफ ले जाती जाएंगी और इस आकृति को क्या करती है, यहाँ पे इनको भरने का काम करती है, तो ये होती है एस्चुरी। तो जब यहाँ पे जो एस्चुरी है जवाहरनद मुख डेल्टा में क्या होगा, जो एस्चुरी है नदी एस्चुरी जो है जब भर जाती है तो इस तरह से एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं जवाहरनद मुख डेल्टा, ठीक है। अब आ जाते हैं परित्यक्ताकार डेल्टा। परित्यक्ताकार डेल्टा क्या होता है, जैसे देखिए अब कोई नदी है, पहले नदी के प्रवाह मार्ग ये है और यहाँ पे इसने बहुत सारा जो डेल्टा है वो उसका निर्माण कर दिया है। अब यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो गया है तो नदी आगे की तरफ बढ़ नहीं पाई है, तो नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है और नदी जो है इस डेल्टा को छोड़कर दूसरी तरफ से मूव करने लग जाएगी और यहाँ पे जो डेल्टा है इसका निर्माण करेगी, तो इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ताकार डेल्टा, ठीक है। मतलब पहले जहाँ पे डेल्टा बना रही थी अब उसको छोड़ दिया है, दूसरी तरफ डेल्टा का निर्माण कर दिया है या दूसरी तरफ अपना रास्ता बदल के दूसरी जगह जो है डेल्टा बनाने लगी है, तो इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ताकार डेल्टा। अब जो आता है हमारा आज की क्लास का लास्ट पॉइंट जिसमें हम देखते हैं कि प्रगतिशील डेल्टा। प्रगतिशील डेल्टा कह सकते हो या फिर वर्धमान डेल्टा कह सकते हो। मतलब जो हमारा डेल्टा है उसका लगातार विस्तार होता रहे। मतलब आप ये देखोगे कि ये हमारा सागर है और यहाँ से जो कोई नदी है ये अपरदित सामग्री लाई है, यहाँ पे इसका निक्षेपण कर दिया, फिर यहाँ पे निक्षेपण कर दिया, फिर यहाँ पे, मतलब जो नदी है नदी के डेल्टा का लगातार सागर की ओर विस्तार होते जा रहा है, ठीक है। तो लगातार सागर की तरफ विस्तार होता रहेगा तो उसी को बोलते हैं वर्धमान डेल्टा या फिर प्रगतिशील। मतलब प्रगति कहाँ पे हो रही है, सागर की तरफ जो डेल्टा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, तो उसी को बोलते हैं प्रगतिशील डेल्टा या फिर वर्धमान डेल्टा। आई होप कि आपको नदी अपरदन और निक्षेपण से बनने वाली ये कलाकृतियां बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लग रहा है, आपके काम का है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।